गुड मॉर्निंग। आज हम राजस्थानी चित्र शैली की उपशैली किशनगढ़ शैली के बारे में चर्चा करेंगे। किशनगढ़ एक छोटा सा राज्य था। 1609 ईस्वी में जोधपुर के महाराणा उदय सिंह ने अपने 8वें पुत्र राजकुमार किशन सिंह को अपने राज्य के एक छोटे से भाग का शासक बना दिया। कालांतर में इस छोटे राज्य या जागीर का विकास हुआ और किशन सिंह के नाम पर यह राज्य किशनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। किशनगढ़ के शासक आरंभ से ही मुगलों से मिल गए, इस कारण उनको मुगल दरबार में अधिक सम्मान प्राप्त हुआ और उनके रहन सहन की पद्धति, कला एवं संस्कृति पर भी यथेष्ट मुगल प्रभाव पड़ा। किशनगढ़ के शासक राठौड़ वंशी थे। किशन सिंह का जन्म 1575 ईस्वी में हुआ था और उसने 1605 से 1615 ईस्वी तक राज्य किया, किंतु बाद में वह जहांगीर के दरबार में चला गया और मुगल दरबार में 1000 पैदल तथा 500 घुड़सवारों का मनसबदार नियुक्त हुआ। जहांगीर ने स्वयं उसकी जहांगीरनामा में प्रशंसा की है। किशनगढ़ राजस्थान के मध्य भाग में स्थित है और इसकी सीमाओं पर एक और जयपुर तथा जोधपुर राज्य थे और दूसरी ओर अजमेर तथा शाहपुरा की सीमाएं थी। किशनगढ़ गुडलियों झील के किनारे स्थित है। इस झील के किनारे किनारे सामंतों तथा शासकों के अनेक महल तथा गढ़ियाँ बनी हैं जो मध्यकालीन युग की झांकी प्रस्तुत करती हैं। झील में कलरव करते हुए पक्षियों की चहल पहल तथा वानस्पतिक सौंदर्य के कारण यहाँ एक मनोरम दृश्य उत्पन्न हो जाता है। किशनगढ़ राज्य के संस्थापक राणा मुगल दरबार में रहे और उन्होंने मुगल चित्रकारों और चित्रशालाओं को अवश्य देखा होगा, परंतु किशनगढ़ में जो भी चित्र प्राप्त होते हैं वह किशन सिंह के राज्यकाल से लगभग 1 शताब्दी बाद के हैं। किशन सिंह के 4 पुत्र थे और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र साहसमल गद्दी पर बैठा। साहसमल का एक सुंदर चित्र मिलता है जिसमें उसके शिकरे तथा शिकरेबाज अंकित किए गए हैं। संभवतः यह चित्र किसी प्राचीन समसामयिक चित्र पर आधारित है। सहसमल के पश्चात उसके भाई जगमल तथा हरि सिंह गद्दी पर बैठे। हरि सिंह का भी एक व्यक्ति चित्र मिलता है। अनुमानतः यह चित्र समसामयिक है। हरि सिंह के पश्चात उसका भतीजा रूप सिंह गद्दी पर बैठा। रूप सिंह ने रूपनगर बसाया और इस नवीन नगर को उसने अपनी राजधानी बना लिया। रूप सिंह के पश्चात मान सिंह तथा राज सिंह गद्दी पर बैठे। राज सिंह के पश्चात उसका पुत्र सावंत सिंह गद्दी पर बैठा। सावंत सिंह का जन्म 1696 ईस्वी में हुआ था। सावंत सिंह बल्लभाचार्य संप्रदाय का अनुयायी था। रूप सिंह के समय में ही यह राजवंश बल्लभ संप्रदाय का अनुयायी हो गया था। रूप सिंह के धर्मगुरु श्री गोपीनाथ थे, अतः बल्लभ संप्रदाय के अनुसार कल्याण राय किशनगढ़ के राजाओं के आराध्य देव बन गए। शाहजहां ने रूप सिंह की बल्लभाचार्य के प्रति श्रद्धा देकर उसको बल्लभाचार्य का एक चित्र भेंट में दिया था जो अकबर के समय में बना कहा जाता है। सावंत सिंह का जन्म 1696 ईस्वी में हुआ था। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सावंत सिंह के धर्मगुरु रणचौद जी थे जो गोपीनाथ जी के पौत्र थे। किशनगढ़ राज्य के राजा और युवराज ही नहीं बल्कि अंतपुर की रानियां तथा राजकुमारियां भी बल्लभाचार्य मत की अनुयायी थी। राज सिंह की पुत्री राजकुमारी सुंदरीबाई ने मीरा के समान ही श्री कल्याण राय या कृष्ण भक्ति गीतों की रचना की। राज सिंह के पुत्र सावंत सिंह का विवाह 1730 ईस्वी में भागड़ा के यशवंत सिंह की पुत्री से हुआ था। सावंत सिंह स्वयं संस्कृत, फारसी तथा मेवाड़ी भाषाओं का पंडित था। उसने संगीत तथा चित्रकला का भी विधिवत अभ्यास किया था और वह अच्छा चित्रकार, कवि और लेखक था। उसने अपनी साहित्यिक रचनाएं अपने उपनाम नागरीदास के नाम से प्रस्तुत की हैं। किशनगढ़ दरबार में के संग्रह में एक रेखा चित्र है जिस पर अंकित लेख से प्रतीत होता है कि यह चित्र सावंत सिंह के युवा काल में जब वह चित्रकला का अभ्यास करता था उस समय बनाया था। इससे स्पष्ट है
कि उसने विधिवत चित्रकार के समान चित्रों की रचना की और केवल मनोरंजन तक ही उसका चित्रकला प्रेम सीमित न रहा। सावंत सिंह एक वीर योद्धा भी था। उसकी वीरता की अनेक कहानियां हैं। कहा जाता है कि उसने 10 वर्ष की आयु में एक मस्त हाथी पर नियंत्रण किया। यह घटना अनुमानतः लगभग 1719 ईस्वी में घटी। सावंत सिंह धार्मिक विचारों का व्यक्ति था और संतों के समान सरल जीवन व्यतीत करता था। उसमें युवराज जैसा ठाट बाट न था। वह एक अच्छा कवि था और हिंदी कवियों में उसका स्थान उल्लेखनीय है। उसने बिहारी चंद्रिका लिखी और वृंद हरचरण दास, हीरामल मुंशी, कानीराम आदि की रचनाओं पर टीकाएं रची और उसने अपना उपनाम नागरीदास रखा। उसने लगभग 75 ग्रंथ लिखे, जिनमें मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, नागर समुच्चय, सांझी लीला पद आदि हैं। परंतु जहाँ एक और सावंत सिंह के जीवन में कृष्ण प्रेम था, वहाँ शीघ्र ही एक सुंदरी आ बसी जिसका नाम बनी ठनी जी था। वह बनी ठनी के रूप पर मोहित हो गया और उसका प्रेमी बन गया। शीघ्र ही बनी ठनी उसकी पासवान या अनुचरी बन गई। बनी ठनी तथा नागरीदास को एक चित्र में एक साथ चित्रित किया गया। नागरीदास ने अपनी रचनाओं में अपनी प्रेमिका का वर्णन राधा के रूप में किया, परंतु 1746 ईस्वी तक उसने बनी ठनी का नाम अपनी रचनाओं में नहीं दिया। बनी ठनी पर्दा नहीं करती थी। सावंत सिंह की विमाता उसको दिल्ली के अंतपुर से लाई थी। वह दिल्ली के अंतपुर में एक सेविका थी। किशनगढ़ की चित्र शैली का संस्थापक नागरीदास था। उसने ही सर्वप्रथम विधिवत रूप से किशनगढ़ शैली में अपनी चित्रशाला स्थापित की और स्वयं उसने किशनगढ़ की चित्रकला में स्त्री आकृतियों को सुमधुर कोमलांगी तथा मौलिक रूप प्रदान किया। वह दिल्ली के शहजादे फर्रुखसियर के पक्ष में था और इस कारण दिल्ली के दरबार में भी रहा। यहाँ पर उसने मुगल चित्रकला का अध्ययन किया। किशनगढ़ के चित्रों में स्त्री आकृतियों का विकास बनी ठनी के रूप में हुआ और दूसरी ओर ब्रज भाषा साहित्य में प्रचलित उपमाओं के आधार पर राधा के सौंदर्य का अंकन किया गया। यह सारा परिवर्तन नागरीदास और उसके चित्रकार निहाल चंद की कुशल बुद्धि का कार्य था। इस प्रकार किशनगढ़ के चित्रकारों ने सावंत सिंह के राज्यकाल में परंपरागत लोक कला के मीन नेत्र एवं गोल भारी चेहरे न बनाकर कमल और खंजन आकार के नेत्र, चाप के समान पतली भ्रुकुटी, पतले सुकोमल अधर और लंबी पतली नाक को लंबे पतले चेहरे में बनाकर नारी के वीर भाव के स्थान पर माधुर्य तथा कोमलता, चंचलता तथा नारीत्व के भाव की प्रधानता को दर्शाया। स्त्रियां लतिका के समान लचकदार छर हरे शरीर वाली और लंबी बनाई गई हैं। इस प्रकार किशनगढ़ की स्त्री आकृतियां राजस्थान की अन्य कला शैलियों से सर्वथा भिन्न हैं। किशनगढ़ शैली 18वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थ भाग में आश्चर्यजनक रूप से उन्नति को प्राप्त हुई। यह निश्चित है कि इस शैली को सुंदरी बनी ठनी के जीवित रूप से अत्यधिक प्रेरणा प्राप्त हुई और नवीन रूप विधान और कोमलांगी स्त्री आकृति की साकार कल्पना मिली। नागरीदास मुगल शहजादे फर्रुखसियर का अतिथि बना, अतः उसने फर्रुखसियर कालीन मुगल चित्रकला में विकसित परिवर्तनों को भी देखा था। उसने मुगल कला की विशेषताओं को देखकर अपने राज्य किशनगढ़ में भी कला का विकास किया। उसके समय में बने किशनगढ़ शैली के चित्र उत्तम है। 1747 ईस्वी में राजा राज सिंह की किशनगढ़ में मृत्यु हो गई और नागरीदास के छोटे भाई बहादुर सिंह ने गद्दी के लिए युद्ध आरंभ कर दिया। अतः सहायता प्राप्त करने के लिए नागरीदास को दिल्ली के दरबार में जाना पड़ा। यहाँ पर मुगल बादशाह अहमद शाह ने उसका स्वागत किया और सहायता प्रदान की, परंतु नागरीदास की पराजय हुई और वह ब्रजधाम की तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। ब्रज में नागरीदास और उसके पुत्र कुमायूं युद्ध में मराठों की सहायता करते रहे। मराठों की सहायता और मैत्री से नागरीदास के पुत्र सरदार सिंह ने 1756 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य का आधा भाग प्राप्त कर लिया और इस प्रकार आधे राज्य का शासक बहादुर सिंह और आधे राज्य का शासक सरदार सिंह बन गया। नागरीदास ने संन्यास
संन्यास ग्रहण कर लिया और बनी ठनी के साथ नागरीदास ब्रज तथा मथुरा तीर्थाटन हेतु चला गया। नागरीदास की 1754 ईस्वी में तीर्थाटन करते हुए मृत्यु हो गई। नागरीदास ने पुष्टि मार्ग का संस्थापन किया और इस मार्ग के संवेगात्मक दार्शनिक पक्ष का किशनगढ़ पर गहरा प्रभाव पड़ा। बहादुर सिंह के पश्चात बीरज सिंह, प्रताप सिंह, कल्याण सिंह, मोकम सिंह तथा अंतिम शासक पृथ्वी सिंह किशनगढ़ में राज्य करते रहे। इन सब शासकों के चित्र किशनगढ़ दरबार संग्रह में सुरक्षित हैं। किशनगढ़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय 3 व्यक्तियों को है। प्रथम कवि, चित्रकार एवं भक्त कला प्रेमी राजा सावंत सिंह। द्वितीय उनकी प्रिय पासवान बनी ठनी, जो अद्वितीय रूप, सौंदर्य और कलात्मक बोध के कारण राधा के चित्रण की आदर्श मॉडल बनी। तृतीय दरबारी चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद। तीनों के पारस्परिक संबंध और सहयोग ने काव्य, संगीत और चित्रकला की त्रिवेणी बहा दी। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फैयाज अली को है। एरिक डिकिंसन ने 1943 ईस्वी में सर्वप्रथम बनी ठनी को भारतीय कला की मोनालिसा के रूप में स्थापित किया। कृपाल सिंह शेखावत ने कहा है कि आकर्षक विस्फारित नेत्र, आगे निकली हुई इकहरी चुबुक वाली किशनगढ़ शैली की बनी ठनी लियोनार्डो द विंसी कृत मोनालिसा के समकक्ष है, जिसे विश्व का सर्वोत्कृष्ट चित्र माना गया है। नागरीदास की कला व काव्य प्रतिभा को प्रेरणा देने में एक और कृष्ण भक्ति का योग रहा है, तो दूसरी ओर उनके व्यक्तिगत जीवन के प्रेम प्रसंग, बनी ठनी का प्रेम, ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किशनगढ़ राजस्थान के मध्य भाग में स्थित है। यह जयपुर, जोधपुर, अजमेर तथा शाहपुरा से घिरा हुआ है। किशनगढ़ चित्र शैली का समय 17वीं शती से 19वीं शती के मध्य माना जाता है। यहाँ कला संरक्षक राजा हुए रूप सिंह, मान सिंह, राज सिंह, सावंत सिंह, बिड़द सिंह, कल्याण सिंह, ये सब कला प्रेमी राजा हुए। सावंत सिंह ने कला को सर्वाधिक प्रोत्साहन प्रदान किया। यहाँ के चित्रों के विषय मुख्य रूप से भागवत पुराण, गीत गोविंद, नागरीदास के पद, बिहारी चंद्रिका, आखेट, कृष्ण लीला इस शैली का सर्व प्रमुख विषय था। इनके अतिरिक्त बिहारी सत्सई, नायिका भेद, अंतःपुर के दृश्य, दीपावली, चांदनी रात में नौका विहार, रानियों की केली क्रीड़ा, दरबारी वैभव विलास आदि महत्वपूर्ण विषय रहे हैं। किंतु 12 मासा और रागमाला चित्रण इस शैली में नहीं मिलता है। किशनगढ़ शैली मारवाड़ शैली का उन्नत और परिष्कृत रूप है। किशनगढ़ दरबार के पुराने लेखों से ज्ञात होता है कि किशनगढ़ राज्य में 17वीं शताब्दी के अंत तक एक अच्छी चित्रशाला स्थापित हो चुकी थी। इस चित्रशाला में सुयोग्य चित्रकार कार्य कर रहे थे और राजा मान सिंह के शासनकाल में संभवतः दरबारी चित्रकार कार्य कर रहे थे, क्योंकि एक चित्र में युवराज मान सिंह को एक घोड़े पर सवार बर्छे से एक काले हिरन का शिकार करते दिखाया गया है। यह चित्र राजा मान सिंह के शासनकाल का होना चाहिए, परंतु इस चित्र में अंकित लेख के अनुसार यह चित्र 1694 ईस्वी का है। इस चित्र की शैली मुगल औरंगजेब कालीन शैली से साम्य रखती है। इस चित्र में युवराज की आकृति सुंदर है, परंतु सावंत सिंह कालीन चित्रों में यह चित्र है। राजा मान सिंह ने कुशल चित्रकारों की एक दरबारी चित्रशाला का वर्णन दिया है। यह चित्रकार 17वीं शताब्दी और उससे पहले कार्य कर रहे थे। दरबार संग्रह में राजा साहसमल के चित्रों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह शैली 18वीं शताब्दी के आरंभ में सुचारू रूप से चल रही थी और इस समय की किशनगढ़ शैली पर फर्रुखसियर कालीन दिल्ली कलम का प्रभाव है। यह चित्र राजा मान सिंह के समय के हैं और संभवतः मुसव्विर चित्रकार भवानी दास के बनाए हुए हैं। दरबार के लेखों से ऐसा ज्ञात होता है कि राजा ने 1722 ईस्वी में अपने दरबारियों की मुखाकृति चित्र बनवाए। दरबार संग्रह के एक लघु चित्र में राज सिंह को जंगली भैंसे का आखेट करते हुए दिखाया गया है। इस चित्र की शैली 18वीं शताब्दी की राजस्थानी या मेवाड़ी शैली से मिलती जुलती है।
इस समय तक मुखाकृति चित्र या आखेट चित्र ही मिलते हैं, परंतु शीघ्र ही सावंत सिंह के समय से ही नवीन शक्तिशाली कला शैली का किशनगढ़ में विकास हुआ। सावंत सिंह के समय के चित्रों में दरबार, शबीह, आखेट आदि प्रतिदिन के विषयों पर आधारित चित्र भी दिखाई पड़ने लगते हैं, परंतु कृष्ण के चित्रों की अधिकता है। इस समय बिहारी चंद्रिका के आधार पर अनेक चित्र बनाए गए। नागरीदास के पिता के दरबार में सूर्यध्वज निहाल चंद नामक एक कायस्थ चित्रकार कार्य कर रहा था। नागरीदास ने इस चित्रकार को अपनी चित्रशाला में नियुक्त कर लिया और उसने इस चित्रकार की सुकोमल भावपूर्ण तुलिका से राधा और कृष्ण के मार्मिक प्रेम की तीक्ष्ण अभिव्यक्ति कराई। निहाल चंद की तुलिका ने आकार और रंगों के माध्यम से एक नवीन चित्र विधान और स्त्री सौंदर्य की कल्पना प्रस्तुत की, जिसकी प्रेरणा का स्रोत बनी ठनी का सजीव रूप था। किशनगढ़ में 1820 ईस्वी के बाद तक सुंदर चित्र बनते रहे, जिनमें गीत गोविंद पर आधारित कृतियां विशेष हैं, परंतु गीत गोविंद के चित्रों में स्त्री आकृतियां कुछ भिन्न शैली में बनाई गई हैं, फिर भी सुंदर और आकर्षक हैं। यद्यपि चित्रों में कोमलता कम है। राजा पृथ्वी सिंह के समय में उत्तम चित्रकार कार्य कर रहे थे, जो निहाल चंद के स्त्री आकारों को परंपरागत रूप से चलाते रहे, परंतु 19वीं शताब्दी में इनकी कृतियों में कोमलता के स्थान पर कठोरता आ गई और खुलाई में काली स्याही का प्रयोग होने लगता है। बहादुर सिंह ने 1756 ईस्वी के लगभग कुशल चित्रकार नियुक्त किए और उसने अपनी राजधानी में भी चित्रकला को प्रोत्साहन दिया। इस समय विशेष रूप से कल्याण राय के चित्र बनाए गए। इस समय का एक चित्र कल्याण राय की पूजा दरबार संग्रह किशनगढ़ में प्राप्त है। किशनगढ़ शैली का विशेष विकास राजा नागरीदास के काल में और उसके पश्चात हुआ। यद्यपि इस शैली का विकास विशेष रूप से राज दरबार में हुआ, फिर भी इस शैली के चित्रों में विषयों की विविधता और तत्कालीन लोक भावनाएं हैं। इस शैली के आरंभिक चित्रों के विषय आखेट और दरबार के दृश्य हैं, जिनमें राजाओं और युवराजों का जीवन है। इस समय में व्यक्ति चित्रों को प्रमुखता मिली। युवराज राज सिंह घोड़े पर सवार काले मृग का शिकार करते किशनगढ़ शैली का आरंभिक चित्र है। राजा साहस मल का चित्र भी इसी प्रकार का है। उसको अपने शिकराबाजों के साथ खड़ा बनाया गया है। किशनगढ़ का चित्रकार आरंभ में आखेट, दृश्य, दरबार और व्यक्ति चित्रों तक सीमित रहा। नागरीदास के पश्चात राधा और कृष्ण की ही चित्रकार के प्रिय चित्रण विषय होने लगे। किशनगढ़ में गीत गोविंद, भागवत पुराण तथा बिहारी चंद्रिका पर आधारित अत्यधिक चित्रों की रचना की गई है। कृष्ण के अतिरिक्त शिव के चित्र भी बनाए गए और चित्रकार ने अंतःपुर, रंग महल, स्नानागार तथा रानियों की केली क्रीड़ा आदि विषय के अनेक चित्र बनाए। नायिका भेद पर आधारित चित्रों को अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। नागरीदास के समय में राधा के रूप में बनी ठनी को चित्रित किया गया। अंतःपुर की क्रीड़ा के दृश्य अनेक चित्र उदाहरणों में प्राप्त होते हैं और चांदनी रात में तालाब तथा कुंड की पीठिका इस प्रकार के सुंदर चित्र उदाहरण हैं। इन चित्रों में रनिवासों की झांकी स्पष्ट है। संगीत तथा नृत्य के चित्र भी चित्रकार के प्रिय विषय थे। इस प्रकार के उदाहरणों में चांदनी रात की संगीत गोष्ठी दरबार संग्रह का एक सुंदर चित्र है। इस चित्र में चांदनी रात में राजा सरदार सिंह अपने मुसाहिबों के साथ महल के प्रांगण में बैठा है। पीछे पृष्ठभूमि में चांदनी से स्निग्ध श्वेत महल के छज्जों पर ख्वाजा लोग बैठे हैं और नीचे चबूतरे पर गोष्ठी हो रही है। गायक राजा के सामने बैठे हैं तथा अन्य सभासदों ने यथास्थान आसन ग्रहण किया है। चबूतरे के दोनों ओर हरियाली है, जिसमें केला सुंदरता से बनाया गया है और चित्र में अंकित आकृतियों का नाम भी लिखा है। प्रेमी और प्रेमिकाओं के चित्र किशनगढ़ में अपने ही ढंग से बनाए गए हैं। प्रायः नायिका भेद पर आधारित चित्रों में नायक तथा नायिकाओं को सुंदर नौकाओं पर जल विहार करते दिखाया गया है। इस प्रकार के चित्र उदाहरणों में लाल बजरा तथा प्रेम की क्रीड़ा चित्र सुंदर है। इस प्रकार के नौका विहार संबंधी चित्र राजस्थान में अन्यत्र प्राप्त नहीं होते हैं। चित्रकार ने प्रेमी और प्रेमिकाओं की प्रेम क्रीड़ाओं में विशेष
विशेष रुचि ली है और उनके मिलन स्थलों के लिए कुंजों तथा लतिकाओं के झुरमुटों या सघन वृक्षों से आच्छादित पीठिकाओं और भवनों का चयन किया है। रात्रि दृश्य भी अपनी अपनी विशेषता लिए बनाए गए हैं। इस प्रकार के रात्रि दृश्यों में दीपावली और दीप अत्यंत सुंदर उदाहरण हैं। चित्र में आलेखन की अपनी विशेषता है तथा रंग की योजना और विषय की अभिव्यक्ति में भी नवीनता है। यह चित्र किशनगढ़ पेंटिंग ललित कला प्रकाशन में लेखक श्री एरिक डिकिंसन ने प्रकाशित किए हैं। विशेष रूप से किशनगढ़ के चित्रकार ने कृष्ण लीला के चित्र बनाए हैं। ये चित्र ब्रज भाषा के हिंदी साहित्य पर आधारित हैं, परंतु इनमें राधा और कृष्ण का अनोखा नवीन रूप है। इस प्रकार के चित्रों में सांझी लीला, कृष्ण राधा का दुपट्टा पकड़ते तथा कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हुए आदि सुंदर चित्र उदाहरण है। भागवत के आधार पर भी अनेक सुंदर चित्र जैसे रुक्मिणी मंगल आदि बनाए गए हैं। कृष्ण और राधा को तत्कालीन प्रेमी और प्रेमिकाओं का रूप देने की चेष्टा की गई है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि नागरीदास ने बनी ठनी के प्रति कृष्ण और राधा के रूप में अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की। इसी कारण नवीन कलेवर और नवीन प्रेम क्रीड़ाओं की कल्पना चित्र का आधार बनी। किशनगढ़ शैली के चित्रों में नवीनता है और ब्रज भाषा लोक साहित्य की कल्पना है। इन चित्रों में सजीवता तथा सुंदरता है, जिससे भावाभिव्यक्ति और प्रबल हो गई है। निहाल चंद चित्रकार का दादा सूर्यध्वज मूलराज कायस्थ दिल्ली के दरबार से किशनगढ़ आया और राजा मान सिंह के दरबार में दीवान के रूप में किशनगढ़ दरबार में सम्मानित हुआ। ऐसी अवस्था में यह नहीं कहा जा सकता कि निहाल चंद ने सह सचिव पद ग्रहण न करके चित्रकारी का व्यवसाय क्यों अपनाया। निहाल चंद किशनगढ़ का विख्यात चित्रकार था। उसके चित्र इतने सुंदर हैं कि बाद के कुछ भद्दे चित्र जो दरबार संग्रह में हैं उसके नाम से जोड़ दिए गए हैं। नागरीदास के पश्चात सरदार सिंह ने भी निहाल चंद को अपने दरबार में सम्मान दिया। निहाल चंद को सरदार सिंह के सभासदों के साथ एक चांदनी रात की संगीत गोष्ठी के चित्र या चांदनी रात के गवैये नामक चित्र में चित्रित किया गया है। इस चित्र में निहाल चंद की आयु लगभग 50 वर्ष है। इस चित्र में निहाल चंद को राजा सरदार सिंह के सम्मुख प्रथम स्थान दिया गया है। इस चित्र में प्रत्येक व्यक्ति की आकृति का नाम भी अंकित है। यह चित्र अमरचंद नामक चित्रकार का बनाया हुआ है और इस चित्र का रचना काल 1760 ईस्वी से 1766 ईस्वी के मध्य है। इस प्रकार निहाल चंद का जन्म अनुमानतः 1708 ईस्वी के लगभग हुआ होगा। निहाल चंद ने सर्वोत्तम चित्राकृतियां नागरीदास के संपर्क में आने पर 1735 से 1757 ईस्वी के मध्य या तनिक बाद में बनाई होंगी। संभवतः निहाल चंद और नागरीदास में घनिष्ठ मैत्री संबंध था और नागरीदास ने ही निहाल चंद को नील वर्ण के देवता कृष्ण और गौर वर्ण की राधा के चित्रण का संकेत दिया होगा, जो प्रत्येक वैष्णव के लिए मोक्ष का साधन था। परंतु एक विचित्र बात यह है कि दोनों ही कृष्ण के प्रचलित चित्र विषयों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बनी ठनी के रूप से राधा के आदर्श रूप की कल्पना की। इस प्रकार एक नवीन नारी रूप का अंकन प्रारंभ हुआ, जो 19वीं शताब्दी की कला में परंपरागत रूप से चलता रहा। चित्रकार ने इस परिवर्तन के साथ नवीन रंग योजना, संयोजन और नाटकीयता का समावेश करके चित्र को अधिक प्रभावशाली बनाया। ब्रज भाषा काव्य का इस शैली पर गहरा प्रभाव पड़ा। चित्रकार निहाल चंद के कुछ चित्रों पर फारसी भाषा के लेख में अमल निहाल चंद लिखा है, जिसका अर्थ है निहाल चंद की कृति। शायद यह लेख पुस्तकालय के अध्यक्ष ने लिखा है, परंतु निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ चित्रों के हाशियों पर फारसी सुलिपि में निहाल चंद लिखा है तो कुछ चित्रों पर हिंदी में सूर्यध्वज निहाल चंद लिखा है। सूर्यध्वज निहाल चंद द्वारा चित्रित 1737 ईस्वी का भागवत पुराण प्राप्त है, परंतु इसके चित्रों की शैली में अवनति के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगते हैं।
कहा जाता है कि सूर्यध्वज मूलराज के वंश में कई सदस्यों ने चित्रकारी का व्यवसाय आरंभ कर दिया। निहाल चंद ने चित्रकला का विधिवत रूप से मुगल दरबार में अभ्यास किया था और उसके प्रारंभिक चित्रों की शैली भी मुगल थी। निहाल चंद के पिता का नाम भीख चंद था। भीख चंद के पिता का नाम दरगाह महल था। वे दोनों भी चित्रकार थे। ऐसा कहा जाता है कि इसी वंश में डूंगरमल का पुत्र भी चित्रकार था। निहाल चंद के 2 अन्य वंशजों ने भी आगे चलकर चित्रकला का व्यवसाय अपनाया। इन वंशजों का नाम सीताराम और बदन सिंह था। सीताराम एक अच्छा चित्रकार था और उसकी कुछ कृतियां दरबार संग्रह में सुरक्षित हैं। ऐसा कहा जाता है कि निहाल चंद वंश की संतति अभी भी किशनगढ़ में निवास कर रही है। किशनगढ़ में निहाल चंद के अतिरिक्त और भी कई परिवार थे जो चित्रकारी का व्यवसाय करते थे। दरबार संग्रह में नामांकित चित्रों से बहुत से कलाकारों के नाम प्राप्त हैं जो भिन्न भिन्न राजाओं के समय के हैं। इन चित्रकारों में अधिक विख्यात चित्रकार अमरचंद था जो निहाल चंद का समसामयिक था। उसका बनाया एक चित्र चांदनी रात के गवैये, जिसका पहले उल्लेख किया जा चुका है, दरबार संग्रह में प्राप्त था। इस चित्र का रचनाकाल अनुमानतः 1760 ईस्वी से 1766 के मध्य है। अमरचंद की शैली मुगल है। अमरचंद का पुत्र मेघराज भी प्रसिद्ध चित्रकार था। भवानीदास नामक चित्रकार राजा राज सिंह के समय में था और कहा जाता है कि उसने दरबारियों के अनेक व्यक्ति चित्र बनाए थे। इनके अलावा कल्याण दास, नानक राम, सूरजमल, अमरू, रामनाथ जोशी, सवाई राम, लाडली दास, धन्ना, भंवरलाल, छोटू, तुलसीदास आदि भी प्रमुख चित्रकार थे। अमरू तथा सूरजमल नामक चित्रकारों ने सावंत सिंह की चित्रशाला में कार्य किया था। नानक राम चित्रकार ने बहादुर सिंह के समय में चित्र बनाए थे। बाद में सूरजमल, रामनाथ जोशी, सवाई राम तथा लाडली दास आदि चित्रकारों के नाम प्राप्त होते हैं। लाडली दास ने कल्याण सिंह के राज्यकाल में चित्र बनाए। अमरचंद के विषय में यह कहा जाता है कि उसने दिल्ली दरबार में चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की थी, अतः उसकी शैली मुगल थी। किशनगढ़ की चित्रकला पर निहाल चंद की शैली की गहरी छाप है, परंतु अमरचंद की कृतियां मुगल शैली की हैं। किशनगढ़ शैली के चित्रों में चटक रंग और आकारों की मौलिक उद्भावना है। चित्रों में अधिकांश अमिश्रित रंगों का प्रयोग है। प्रायः पीले और लाल रंग का प्रयोग अधिक किया गया है, परंतु नीले रंग का प्रयोग अत्यधिक शांतिपूर्ण और सुखद है। आवश्यकता के अनुसार रंगों में सफ़ेद रंग के मिश्रण के द्वारा विभिन्न प्रकार के कोमल रंग बनाए गए हैं। इन रंगों में से हल्के गुलाबी रंग का प्रयोग शरीर में किया गया है। पीला प्यौढ़ी से, लाल सिंदूर तथा संगरफ से, हरा जंगाल से, नीला नील से, काला काजल से और सफ़ेद कासगार से तथा सोने के रंगों का प्रयोग भी किया गया है, किंतु सफ़ेद और गुलाबी रंग की इस शैली में अधिकता है। इस शैली की मानव आकृतियां भी राजस्थान के अन्य कला केंद्रों से भिन्न हैं। विशेष रूप से स्त्री आकृतियां बहुत कोमलांगी और लतिका के समान लचकदार, पतली, लंबी और छरहरे शरीर वाली बनाई गई है। किशनगढ़ शैली के चित्रों में पशु पक्षी मेवाड़ शैली के समान बनाए गए हैं। किशनगढ़ शैली के अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा, चोली तथा पारदर्शी आंचल है। गले, माथे, हाथों तथा कमर में आभूषण बनाए गए हैं, परंतु सबसे अधिक महत्व का आभूषण बेसरी, नाक का आभूषण है जो अनोखे ढंग का है। कभी कभी स्त्रियों को साड़ी पहने भी बनाया गया है। उदाहरणार्थ कवि युवराज और बनी ठनी नामक चित्र में बनी ठनी को साड़ी पहने अंकित किया गया है। पुरुषों का पहनावा लंबा जामा तथा पायजामा समसामयिक पहनावे पर आधारित है। पुरुषों के पहनावे में कभी कभी धोती का भी प्रयोग है और जामे के साथ कमर में पटका और सिर पर पगड़ी भी बनाई गई है। कृष्ण को पीतांबर पहने चित्रांकित किया गया है। स्त्रियों के वस्त्रों में विविध सुंदर रंगों का प्रयोग है। पर्दों, फर्श के कालीनों तथा कपड़ों में सुंदर आलेखन बनाए गए हैं।
कपड़ों तथा शरीर में गोलाई लाने के लिए छाया का प्रयोग किया गया है। चित्र की खुलाई शरीर से मिलने वाले भूरापन लिए किसी लाल रंग से की गई है। लंबे बाल तथा कर्ण स्पर्शी नेत्र काजल युक्त काले रंग से बनाए गए हैं। कपड़ों में शिकनों तथा वायु के स्पंदन की भावना है। किशनगढ़ शैली की सबसे प्रमुख विशेषता है नारी सौंदर्य। स्त्रियों के चेहरे पतले और कोमल बनाए गए हैं और मेवाड़ शैली जैसा भारीपन नहीं है। चिबुक के नीचे गर्दन तक निकला हुआ बोझिल भाग न बनाकर सिकुड़ा हुआ और भीतर धंसा हुआ भाग बनाया गया है, जिससे सुंदर रूप की सुंदरता में वृद्धि हुई है। नेत्र कमल या खंजन आकार के बनाए गए हैं और नेत्रों की काली रेखाएं कान की ओर बढ़ती बनाई गई है। अधर बिंब फल के समान लाल है और अधरों के किनारे ऊपर की ओर चढ़े हुए बनाए गए हैं, जो इस शैली की अपनी विशेषता है। निष्कर्षतः किशनगढ़ शैली के नारी में स्थानीय नारी सौंदर्य की छवि है। किशनगढ़ शैली के चित्रों की रेखाएं कोमल, बारीक और भावपूर्ण हैं। रेखाओं में प्रवाह तथा गति है। भौहें तथा बालों को बारीक बारीक रेखाओं के द्वारा बनाया गया है। बाद के चित्रों में काली रेखाओं का प्रयोग किया गया है। रात्रि के दृश्यों में चित्रकार ने गहरी पृष्ठभूमि का प्रयोग किया है और दीपकों का झिलमिल प्रकाश पीले रंग के द्वारा बहुत सुंदरता से बनाया है। साधारणतया ऐसे दृश्यों में काले मिश्रित नीले रंग से आकाश बनाया गया है। किशनगढ़ शैली के चित्रों में नौका विहार तथा कुंजों से आच्छादित भवन बहुत सुंदरता से बनाए गए हैं। संभवतः नौकाओं का प्रयोग किशनगढ़ नगर के झील के तट पर आवासित होने के कारण किया गया है। चित्रकार ने प्रकृति को भावुकता से देखा है और आलंकारिक योजना को अपनाया है। वृक्षों के पत्तों को सुंदरता से बनाया गया है। प्रायः आम, जामुन, केला आदि वृक्षों का प्रयोग किया गया है और पानी के रंग में चांदी का प्रयोग किया गया है। इस शैली के चित्रों में पुष्टि मार्ग का अनुसरण किया गया है। चित्रकार ने भगवान के सौंदर्य की भक्ति में विस्मृत होकर अपनी आत्मा और परमात्मा का प्रतीक क्रमशः राधा और कृष्ण को माना है। इस शैली के चित्र जीते जागते हैं और उनमें आत्मा की सच्ची अभिव्यक्ति है। प्रबल भावाभिव्यक्ति, सफ़ेद वास्तु, हरे व गुलाबी हाशिए, नीला व लाल आसमान, फंवारे, हंस, कदली वृक्ष, पक्षियों से पूर्ण बगीचियाँ, लाल रंग की छोटी छोटी नौकाओं का आंकन इस शैली की प्रमुख विशेषता है। बड़े आकार के चित्र बने हैं। लगभग 15 से 1/4 × 19 इंच। राजस्थान में बहुत कम जगहों पर इतने बड़े चित्र अंकित हुए हैं। राधा की मुखाकृति की जो विशेषताएं हैं वे ही किंचित परिवर्तन सहित कृष्ण की मुखाकृति में दृष्टिगोचर होती हैं। किशनगढ़ शैली से संबंधित हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थानी लघु चित्र शैली की अन्य महत्वपूर्ण उपशैलियों के बारे में चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।